गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बोर्ड क्लासेज, ना केवल बोर्ड क्लासेज बल्कि नॉन बोर्ड क्लासेज और कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस देकर के, गैप फिलिंग के द्वारा, सेंटेंस रीऑर्डरिंग अथवा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं वॉइस के बारे में कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है वाच्य। वॉइस कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई कार्य हो रहा है, वॉइस कहलाता है। और ये वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है कर्मवाच्य। जब किसी सेंटेंस में ये पता चले कि सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है, सक्रिय होकर के स्वयं कोई कार्य कर रहा है, तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। यानी इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं किसी कार्य को संपादित करता है, जबकि इसके विपरीत हो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य होता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही सर्वे सर्वा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सर्वे सर्वा होता है। यानी इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राधा राइट्स ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है वो हो रही है राइट्स, यानी लिखना, लिखने का कार्य हो रहा है। और इस लिखने के कार्य को कौन कर रहा है? राधा कर रही है। तो राधा यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें किसी क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट डूअर, तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। जबकि इसके विपरीत दूसरा सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में लिखता हूँ कि ए लेटर इज रिटन बाय राधा। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया है। तो अब इस सेंटेंस में पता चलता है कि इसमें एक पत्र राधा के द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसमें जो मेन फोकस है वो ए लेटर पर है। यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ए लेटर है, जो कि स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा बल्कि इस पर ही कोई कार्य किया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी एक्टिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। एक्टिव, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब आती है, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। अब देखिए, एक एक्टिव सेंटेंस की ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसमें तीन मुख्य घटक होते हैं, कर्ता, क्रिया और क्रम। जबकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट होता है। मूल डिफरेंस क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बनाते समय वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेते हैं।
यहाँ जो वर्ब आती है पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ जो वर्ब आती है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। वो V1 आ सकती है, सेकंड आ सकती है, वो V1 प्लस ing आ सकती है, वो V1 प्लस एस या ES आ सकती है। जबकि पैसिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो ये इस प्रकार से एक एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस को पैसिव में बदला जाएगा तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है इसमें ए सॉन्ग। तो ये हो गया ए सॉन्ग। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट के सामने ये दिक्कत भी आती है कि भाई ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपके सेंटेंस की जो वर्ब है उसके पहले आप ये दो वर्ड रखो, वाट क्या, और होम किससे। क्योंकि किसी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपकी वर्ब के आगे अगर आप क्या लगाते हो, इसका यदि आंसर मिलता है तो वो आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि होम लगाने पर आंसर मिलता है तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारी क्रिया हो रही है इसमें सिंग्स यानी गाती है। राधा एक गाना गाती है, तो हमारी वर्ब है गाती है। तो गाती है के आगे अपन लगाएंगे कि सिंग्स वाट क्या गाती है, तो आंसर मिलता है एक गाना, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा है कि होम सिंग्स होम किससे गाती है, तो इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को पहचान करके उसको शुरू में रख दिया जाता है। एक दूसरी बात कि जब ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो उसका जो शब्द का पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ए स्मॉल था तो यहाँ लेते ही वो कैपिटल हो गया, तो ए सॉन्ग। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से आए, तो ये डिपेंड करता है यहाँ आने वाली वर्ब के टेंस पर। तो यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या उसमें एस या ईएस लगा हुआ है तो आपका पैसिव वॉइस में जो नया सब्जेक्ट है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, एम और आर में से कोई एक। और यदि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज और वर में से एक। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगी, प्लूरल है तो वर आएगी। इस प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। केवल ये दो ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसके साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको अपन इस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस लगा हुआ है का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है ए सॉन्ग इसके साथ में इज आएगी, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट था लेकिन अब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इज। और उसके बाद में जो ये मेन वर्ब आ रही है यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म आएगा। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, सिंग सेंग और संग। तो इसका थर्ड फॉर्म यहाँ रखा जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद में जनरली हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट होता है अगर वो नाउन है तो उसको एज इट इज़ लिखा जाता है बगैर कोई चेंज किए। और नाउन का पहला अक्षर यदि वो प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल ही लिखा जाएगा, भले ही वो वाक्य के शुरू में हो, बीच में हो या आखिर में हो। एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का ही प्रयोग हो। जनरली हम बाई का प्रयोग करते हैं, बट कई बार कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो बाई प्रीपोजिशन नहीं लेती है।
उनके साथ में कुछ अन्य प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो वो आगे हम और पढ़ लेंगे। वैसे हम बाई का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ क्रिया ऐसी होती है जो बाई नहीं लेती है, वो अन्य प्रीपोजिशन ले सकती है, जैसे टू ले सकती है, विद ले सकती है, फॉर ले सकती है, एटसेट्रा। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हम बाई के बाद में सब्जेक्ट को रखते ही नहीं है। कब नहीं रखते हैं? जब कोई अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ हो रहा है या जिसको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको रखा नहीं जाता है, और उस कंडीशन में हम बाई का प्रयोग भी नहीं करते हैं। थर्ड फॉर्म पर हमारे सेंटेंस का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस था ये पैसिव में इस प्रकार से चेंज हो गया कि राधा एक गाना गाती है और एक गाना राधा के द्वारा गाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी में किसी स्टेटमेंट को दो प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, बाय एक्टिव वॉइस एंड बाय पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से इस बात को हमने इस प्रकार से चेंज करके देखा। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि जब किसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसका केवल स्ट्रक्चर बदलता है, उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ कभी नहीं बदलता है। दोनों का अर्थ सेम रहता है, बट केवल स्ट्रक्चर में ही चेंज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अगली बात है वो ये है कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन ना होकर के मान लो कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल लेने से पहले जो प्रोनाउन में चेंज होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो किस प्रकार से होता है उसको आप समझ लीजिए। एक्टिव में और इधर में ले रहा हूं पैसिव में। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इनके किस प्रकार से क्या चेंज करते हैं वो आप इस टेबल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक्टिव में यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो पैसिव में बदलते समय वो मी में चेंज हो जाता है और मी से फिर आई में। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो वो बदल जाएगा अस में, और अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो यू का यू ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर दे है तो वो बदल जाता है देम में, और ही है वो बदल जाता है हिम में, सी है वो बदल जाता है हर में, और इट है तो उसका इट का इट ही रहता है, और किसी का नाम आ जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, नेम का नेम ही रहता है। तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंज होता है वो इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। चलिए इस पर आधारित अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जिसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आई रोट ए पोइम। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है आई, वर्ब है रोट, और आपका ऑब्जेक्ट है ए पोइम। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना पड़ेगा, और एक ऑब्जेक्ट है आपका ए पोइम, तो यहाँ पर ये हो गया ए पोइम। अब ए पोइम के तुरंत बाद में अपन उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए अभी मैंने पूर्व में आपको बताया कि यहाँ जो वर्ब आती है उसके टेंस के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, टेंस और जो नया आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो यहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म आ गई, तो वाज और वर में से एक आएगी। अब वाज आएगी या वर आएगी डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर कि ये अगर सिंगुलर है तो वाज आएगी, और यदि प्लूरल है तो वर आएगी। तो यहाँ हमारा ए पोइम सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई वाज। वाज के बाद में यहाँ जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म, तो ये राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, तो इसका थर्ड फॉर्म आएगा रिटिन, WRITTN रिटन। और इसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा बाई, और अब इसके बाद में जो आई था ये अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर जा रहा है, तो इस कंडीशन में आई बदल जाएगा मी में, और इस प्रकार से आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके अलावा
और ध्यान में रखने की चीज़ है कि जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब है उनका ही पैसिव बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये थे दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने के बेसिक फंडामेंटल्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे पैसिव वॉइस का एक नया टॉपिक लेकर के। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम इस प्रकार के वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए बनाते रहें। तब तक दोस्तों घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।